Hello students, my name is Manju Saraswat and today we will study history. Why do we study history? Yes, we study history because we learn many ways and what were the mistakes done by our ancestors. So, we learn not to repeat that mistakes. So, we are starting from the chapter French Revolution. French Revolution, we will divide this chapter in 5 videos. French society during the late 18th century, the outbreak of the revolution, French abolishes monarchy and becomes a republic, did women have a revolution, and the abolition of slavery and the revolution and everyday life. So, first topic is French society during the late 18th century. Before this, you should know about the location of France. फ्रांस की लोकेशन आप देख लीजिए, ये यूरोप का एक कंट्री है जो आप देख सकते हैं, दिस वन, ये फ्रांस का एक कंट्री है और ये फ्रांस जो है एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेट है. फ्रांस वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेट. In the 18th century, it had a despotic rule. The French Revolution is regarded as a landmark in human history because of its far-reaching consequences. French Revolution. Why we are talking again and again revolution? A revolution means the people were aware from their rights, acknowledgement. The France was a country in Europe that was the first area, that was the first country from where people had started their journey regarding their rights, democracy, and they raised their voice. The seeds of the French Revolution were sown in the ancient regime. जो फ्रांस रेवोल्यूशन के जो बीज बोए गए थे वो स्टार्टिंग में ही बीज बोना, यानी कि जो स्टार्टिंग में कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जो रेवोल्यूशन का कारण बना. क्या था? देयर वॉज अ एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस. फ्रांस में क्या थी? बिल्कुल मोनार्की थी. द किंग रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. जो किंग था, क्या नाम था इनका किंग का? लुइस 16 इन 1774. लुइस 16 इनका किंग का नेम था और इस समय जो किंग थे वो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव मानते थे गॉड का अर्थ पर. और लुइस 16 हु हैड बिकम डेस्पोटिक एंड हैड स्ट्रॉन्ग. देयर वॉज अ पार्लियामेंट विच क्रिएटेड टू स्टेट जनरल, but the king had stopped consulting it since the last 100 years or so. यानी कि एक ऐसी संस्था भी थी जो कि इनको कंट्रोल करती थी और इन दे हैव टू कंसल्ट विद देम. बट क्या इसने क्या किया था? इसने उनसे कंसल्ट करना ही बंद कर दिया था, है ना. 100 से ज़्यादा वर्ष हो चुके थे, साल हो चुके थे, ईयर्स हो चुके थे और जो फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने 100 ईयर्स से भी और ज़्यादा ईयर्स हो चुके थे, उन्होंने उससे कंसल्ट करना ही बंद कर दिया था स्टेट जनरल से. देन जो लुइस 16 थे टैक्स द पीपल वेरी हैविली एंड वॉज द लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स.
लोगों के ऊपर जो टैक्सेस थे वो इम्पोज किए जा रहे थे एंड उनको लोगों की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी से, मैरी एंटोनेट से शादी की और जब ये अपने सिंहासन पर जब बैठे, दे फाउंड देयर एम्प्टी ट्रेजरी। वाई? बिकॉज बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम तक फ्रांस ने, जो कि खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पर चल रहा था? उधार पर चल रहा था, है ना। और इसने किसकी हेल्प की? अमेरिका की हेल्प की। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज, कॉलोनी किसको बोलते हैं? द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ कंट्री, है ना। तो जो एरिया जो है किसी अदर कंट्री के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है वो कॉलोनी कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इंडिया भी जो था वो किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको कॉलोनी बनाया हुआ था, है ना। दैट्स वाई वी कॉल्ड दैट टाइम कॉलोनियल पीरियड, एज यू नो। तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटेन के द्वारा ऑक्यूपाइड थी। अब फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की, है ना। जैसे दो फ्रेंड्स में से क्या करते हैं, अगर किसी एक फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सपोर्ट में उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड खड़ा हो जाता है कि चल तू लड़, है ना। आई विल सपोर्ट यू, देन द कंडीशन, दैट वॉज द कंडीशन, है ना, इन दिस। देन उसने क्या किया? अमेरिका के साथ फाइट में इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ा था? ट्रेजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा था। और फिर उनकी जो लग्जीरियस लाइफ थी, बिकॉज हिज वाइफ, क्या नाम था उनकी वाइफ का? मैरी एंटोनेट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना। तो ये जो इनकी वाइफ थी ये बहुत ज़्यादा मतलब हॉटी, एक्स्ट्रावेजेंट एंड कॉन्सिटेड टाइप की नेचर की थी और इनका इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो इन लोगों की लग्जीरियस जो लाइफ थी, है ना, उसके ऊपर भी, और जैसे कि जो रेगुलर जो एक्सपेंसेस किए जाते थे, जो दरबार था, कोर्ट था, उसके ऊपर, और जो आर्मी थी, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, इनको रन करने के लिए भी भाई जो टैक्सेस को वो इंक्रीज करने के लिए फोर्स हुए, बिकॉज ट्रेजरी तो एम्प्टी थी, है ना। तो ये सारी जो कंडीशंस थी, तो ये इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, जो सोसाइटी है उसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, है ना। क्योंकि ये सारे जो उनकी लाइफ में, उनकी लग्जीरियस लाइफ में तो कोई भी कमी नहीं थी, वो उसी तरीके से चल रही थी। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी करती थी, है ना। इनकी जो फिजूल खर्ची जो थी, यानी कि जो फ्रांस का जो कोर्ट था वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस हुआ करता था। तो इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी वेस्ट होता था, मनी वेस्ट होता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो उसकी एक्सपेंसेस की वजह से उनके वो किस में चले गए? ऑल डेप्ट उधार में चले जाते गए, और जिसकी वजह से इनको टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए फोर्स होना पड़ा। लेकिन टैक्स पे कौन करेगा? हु विल पे द टैक्स? यू विल नो अबाउट द सोसाइटी स्ट्रक्चर। ये जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? वहाँ का सोसाइटी स्ट्रक्चर क्या था, वहाँ का सोसाइटी का डिवीज़न क्या था। ये आप देख सकते हैं कि रीज़न क्या थे ट्रेजरी के एम्प्टी होने के। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चलिए समझ लेते हैं, है ना। तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वॉज क्लर्जी, and the second part was nobility, and the third part was divided into sub 3 parts also. Clergy. Who were the people in clergy?
क्लर्जी में वो लोग हुआ करते थे, द पीपल हु बिलोंग टू चर्च, वो लोग थे जो कि किससे बिलोंग करते थे, चर्च से बिलोंग करते थे। इसकी कुछ अपने इसका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, इसके अपने ऑफिसर्स भी थे, है ना। तो 1/5 जो लैंड था फ्रांस का, वो जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी, वो चर्च की थी। और उस पर जो लोग उसको खेती करते थे या फिर उस पर जो वर्क किया करते थे, दे हैड टू पे टैक्स, उनको वो टैक्स उनको देना पड़ता था। तो जो क्लर्जी पीपल थे, दीज आर द पीपल, ये जो क्लर्जी पीपल हैं, ये जो लोग हैं जो चर्च से बिलोंग करते हैं, इनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अपने ऑफिसर्स हैं। 1/5 लैंड जो है फ्रांस का वो इन्हीं की प्रॉपर्टी है। सो दे टेक टैक्सेस एंड दे हैव प्रिविलेजेस एंड पावर्स एंड राइट्स। इनके पास कुछ स्पेशल राइट्स थे, इनके पास प्रिविलेजेस थे, इनके पास पावर्स थी, है ना। और जो दे लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरी एंड पेड नो टैक्स, और इनकी जो लाइफ थी वो फुल ऑफ लग्जीरियस लाइफ ये जिया करते थे और ये कोई भी टैक्स नहीं देते थे। दे वर फ्री फ्रॉम एनी टैक्स, ये कोई भी टैक्स नहीं देते थे। ये 3 और 4 5 ये जो पॉइंट्स हैं, यू कैन लर्न दीज पॉइंट्स। अब हम चलिए दूसरी जो क्लास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर नोबिलिटी, ये लोग कौन हैं, नोबिलिटी। ये लोग वो हैं जो कि 1/4 जो लैंड एरिया है फ्रांस में वो इनके द्वारा ऑक्यूपाइड है, वो इनकी प्रॉपर्टी है। एंड दे ऑल्सो फ्री फ्रॉम टैक्सेस, ये भी कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। मिलिट्री में, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जो है इम्पोर्टेंट पोस्ट या पोजीशंस पर ये हैं। और ये भी क्लर्जी की तरह ही पावरफुल हैं और ये कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं, है ना। और इनकी जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं और जो एंजॉयड करते हैं ये इस क्लास को, तो पीजेंट जो हैं इन लोगों से क्या है, अनहैप्पी हैं। अब हम थर्ड क्लास की बात कर लेते हैं, द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सब 3 पार्ट्स ऑल्सो। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो अपर पार्ट है, इसमें है बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, टीचर्स, है ना, और जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो इसमें हैं। दे आर प्रॉस्परस, क्या है ये, दे आर प्रॉस्परस, बट दीज आर द पीपल बट दे हैव नो पॉलिटिकल राइट, इनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है। दिस वॉज द रीज़न फॉर देयर ग्रोइंग रेस्टलेसनेस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, यही एक कारण जो था कि ये प्रॉस्परस तो थे बट दे हैड टू पे टैक्स और इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। अच्छा, जो दूसरे लोग थे, स्मॉल फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, और जो मोस्ट ऑफ पीपल थे इसमें वो थे लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स। They had to pay taxes and their condition was really very miserable. जो peasants थे, peasants had to pay land revenues, salt tax, income tax to the government. Besides these, इन सब के अलावा भी they had to pay taxes to the church एंड द नोबल्स, उनको चर्च को यानी कि इन लोगों को इनको और वो टैक्सेस उल्टा देने पड़ते थे। ओके, तो जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है कि दीज आर द प्रिविलेज्ड क्लासेस, किंग, क्वीन, क्लर्जी, नोबल, है ना। और जो लोग हैं ये क्या हैं, अनप्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, जिसमें कि पीजेंट्स भी हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, ठीक है। देन we are talking about the taxes paid by third state। तो ये जो थर्ड स्टेट था यानी कि ये जो सोसाइटी थी, थर्ड स्टेट जो था वो जो टैक्स पे करता था, अभी हमने देखा कि वो इनकम टैक्स भी पे करते थे, सॉल्ट टैक्स भी पे करते थे। इस सब के अलावा वो नोबल्स को, चर्च को, यानी कि इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, इन पर ये इनको भी टैक्स पे करते थे। जैसे कि आपको ये पता है कि जो ताइद है यानी कि अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, ये टैक्स
ये लोग किसको दिया करते थे? TH टाइट्स। ये पे करते थे किसको? क्लर्जी को। ये पे किसको करते थे? क्लर्जी को। और टेल किसको पे करते थे? नोबेलिटी को। TAILLE। तो ये किसको पे करते थे? नोबेलिटी को, है ना। तो ये उन सारे टैक्सेस के अलावा भी ये टैक्सेस को ये पे किया करते थे। अब ये सारे टैक्सेस जब ये देंगे तो रियली जो कंडीशन थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिसरेबल हो गई। क्या रीजंस थे कि सब्सटेंस क्राइसिस हो गई थी फ्रांस में? उसके क्या रीजंस थे जो सब्सटेंस क्राइसिस हुई? जैसे कि हम जानते हैं 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और 28 मिलियन हो गई कब? 1789 में। 1789 में कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज्ड हो गई। और जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन की डिमांड थी वो भी बढ़ गई थी। एंड बेड हार्वेस्ट की वजह से, ड्यू टू द बेड हार्वेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन थी उसकी डिमांड को ये फुलफिल नहीं कर पाए ड्यू टू द बेड हार्वेस्ट। और जो ब्रेड था उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड दैट वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज। तो प्राइस राइज हो ही जाता है फूड शॉर्टेज में, आपको पता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। एंड जो वर्कर्स जो थे और उनके जो वेजेस थे, दीज वर फिक्स्ड और लो। या तो वो फिक्स्ड थे वर्कशॉप्स में जो वर्कर्स काम करते थे, या फिर वो बहुत ज़्यादा लो थे। और लो होने की वजह से जो वेजेस थे उनके, वो उसके साथ प्राइस के साथ वो क्या नहीं कर पाए, वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पाए, इंक्रीज़ नहीं हो पाए, है ना। तो लोगों के लिए चीज़ों को परचेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो जो रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस था वो और ज़्यादा वो गैप बढ़ता गया। और बैड हार्वेस्ट थी किसकी वजह से? ड्यू टू ड्रॉट, सूखा पड़ने की वजह से बैड हार्वेस्ट थी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई। और फूड शॉर्टेज को हम क्या कहते हैं? फेमाइन। तो ये जो सारी सिचुएशंस थी, अब ऐसी सिचुएशन में टैक्स पे कर पाना इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो ये जो कंडीशन थी इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो चुकी थी, थर्ड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। तो वही एक टाइम ऐसा भी था जो मिडिल क्लास जो थी वो बढ़ती जा रही थी, उन लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही थी। और उनके अंदर अवेयरनेस जो बढ़ाई जा रही थी उसका जो रीज़न था, दोज वर द फिलोसफर्स। वो कौन थे? जो फिलोसफर्स थे, जो उनके अंदर अवेयरनेस को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, है ना। तो ये कौन कौन से फिलोसफर्स थे और ये क्या उनके अंदर किस तरीके की अवेयरनेस को बढ़ा रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या था कि ये जो टाइम था, इस समय बहुत ज़्यादा टैक्सेस थी, फूड स्कैर्सिटी थी, ये सारी चीज़ें तो हमको पता ही है ना। तो ये सोशल ग्रुप्स जो थे इस समय, कुछ लोग क्या थे? प्रॉस्परस भी थे, पढ़े लिखे भी थे। ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे, वो एजुकेटेड लोग जो थे, वो किस में थे? थर्ड स्टेट में थे। तो इसके बावजूद भी उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। द थर्ड स्टेट वर पुअर, देयर वॉज ऑल्सो द मिडिल क्लास that consisted of the merchant, court officials and lawyers, etc. They were intelligent enough to understand that there was repression and social injustice everywhere. तो इस because they were educated, so they could think about it. तो वो इसके बारे में सोच पाए कि चारों तरफ जो है ये वो क्या है? सोशल इनजस्टिस है
और रिप्रेशन है ना। वो लोग वहाँ क्या थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। एंड मोर ओवर फ्रांस प्रोड्यूस्ड इन दैट एज मैनी ग्रेट फिलोसफर्स। एंड ये जो टाइम था बहुत ज़्यादा ग्रेट जो फिलोसफर्स थे उनका टाइम था, राइटर्स का टाइम था। एंड जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू हो गए, रोशू हो गए, वोल्टेयर हो गए, है ना, जॉन लॉक हो गए। जैसे कि आपकी इसमें दिखाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं जॉन लॉक जो हैं और रोशू हैं। और इसमें जॉन लॉक की जो बुक है उसका नाम क्या है, जो राइटिंग है उसमें क्या नाम है उसका, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से हमने नोट्स में भी इसको नोटिफाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो राइटर्स थे, ये जो फिलोसोफर्स थे, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की इल्स थी, बुराइयां थी, उनको एक्सपोज किया था, विच कॉज द सेंस ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द क्राउन, द नोबिलिटी एंड नोबल एंड क्लर्जी। तो जिसकी वजह से जब लोगों की बुराइयों को उजागर किया, उन्होंने एक्सपोज किया, एडमिनिस्ट्रेशन की जो खामियां थी उनको लोगों के सामने एक्सपोज किया, तो लोगों के अंदर क्या हुआ, क्लर्जी, नोबल्स और क्राउन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर लोगों के अंदर नफरत जो थी वो बढ़ गई थी। वो क्या हो गई थी, वो बढ़ गई थी। द राइटिंग्स ऑफ द अबव फिलोसोफर्स, ये जो फिलोसोफर्स थे इनकी जो राइटिंग्स थी, है ना, तो ये क्या था, एक्सर्टेड ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। अब ये लोगों के जो था माइंड पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों के माइंड को, और जिसकी वजह से लोग स्ट्राइक के लिए रेडी हो गए, बिकॉज वो अपने दुखों का कारण जिसको मानते थे, है ना, वो क्या था, वो ऑपरेसिव मोनार्की था, नोबल्स थे, क्लर्जी थे, है ना। जब इन लोगों को ये अवेयरनेस इनके अंदर जो की गई थी, वो इनके जो बुक्स थी किसके थ्रू की गई थी, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो मॉन्टेस्क्यू की जो है वो कौन सी है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी है, जॉन लॉक की। किसकी है, जॉन लॉक की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे रोशू के भी बारे में दिया हुआ है। जो रोशू हैं उनके बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स ने जो लोगों के बीच में डिस्कस किए, बिकॉज सो मैनी पीपल्स वर नॉट एजुकेटेड, तो वो लोगों को लाउडली बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को लाउडली रीड कर करके लोगों को सुनाया करते थे। तो ये कहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे, जो आज भी है वो कल भी वही थे, यानी कि सलून पे, टी स्टॉल्स पे लोग इकट्ठे आज भी होते हैं, वहाँ हुआ करते थे। और जो लोग ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं थे उनको लाउडली बुक्स को पढ़ के और न्यूज़पेपर्स को पढ़ पढ़ के उनको सुनाया जाता था, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो इस तरीके की न्यूज़ जो थी वो ज़्यादा स्प्रेड आउट कर दी गई कि जो लुई 16 हैं अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो अब और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाएंगे। एंड एज वी नो कि पीपल वर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स दैट टाइम ड्यू टू द सब्सटेंस क्राइसिस एंड मैनी मोर द रीजंस वर देयर। तो अब लोग क्या करेंगे, जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी तो अब लोग रिवॉल्ट करेंगे, लोग वॉइस रेज करेंगे। तो जो और ये जो डेंटन है, ये जिनका आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, इन्होंने भी उस टाइम के अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया है। ये जो थे एक्चुअली ही वॉज द सन ऑफ फार्मर, ही वॉज अ स्किलफुल डिबेटर एंड ग्रेट ऑरेटर भी थे, एंड प्ले अ क्रूशियल रोल, और इन्होंने जैकोबिन क्लब को ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डेंटन केम टू फोर फ्रंट इन द अर्ली डेज ऑफ द रिवॉल्यूशन, और ये रिवॉल्यूशनरी भी रहे हैं दैट टाइम, एंड शोड हिज वर्थ विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, एंड ही प्लेड एन एक्टिव रोल इन द पेरिस कम्यून। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है कि माई एम इज़ टू डिस्ट्रॉय एनिमीज ऑफ फ्रांस एंड इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ही वॉज ग्लूटाइन, और उनको क्या कर दिया गया, ग्लूटाइन जो है उस टाइम की एक जो थी ग्लूटेन जो डिवाइस थी जिससे लोगों के जो बॉडी थी उससे उनके हेड को
कट कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था, और फिर बाद में इनको, ये रिवॉल्यूशनरी थे तो इनकी विचारों की वजह से इनको फिर गिलोटाइन 1795 में कर दिया गया। इन्होंने इसमें अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है कि वो एजुकेटेड होने के बावजूद भी, टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने जो एजुकेशन थी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट हम जो वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, वी विल वॉच दिस टॉपिक and we will discuss about this topic in next video, and thanks for watching. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you.